आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। यूक्रेन ने रूस का बड़ा हथियार डिपो उड़ाया, जलजला भी आया, न्यूक्लियर बम जैसा निकला गुबार। रूस ने भी किया पलटवार, यूक्रेन के 54 ड्रोन्स गिरा कर लिया दम। हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर बरसाई आग, कई इलाकों में चीजें बनी मोम, फिर फेल हुआ आयरन डोम। लेबनान पर पेजर हमले के बाद बन रहे जंग के हालात, इजरायली मिलिट्री के सामान सरहद पर हो रहे तैनात। गजा में जारी इजरायली हमलों में अब तक 41,272 लोग शहीद। अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे मिस्र, बोले सीज फायर के अलावा कोई नहीं है चारा। और तुर्की के सदर एर्दोगान रखना चाह रहे दोनों हाथों में लड्डू, वेस्ट के भी रहेंगे साथ, ईस्ट की तरफ भी बढ़ा रहे हाथ। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 18 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस की। यूक्रेन ने रूस के हथियारों के एक डिपो पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के त्वेर रीजन में यूक्रेन ने यह हमला किया। यहाँ रखी रूसी मिसाइलें, बम, गोला बारूद, एक्सप्लोजिव और बाकी सामान सब तबाह हो गए। इस धमाके के बाद आसमान में न्यूक्लियर बम के धमाके के बाद उठने जैसे मशरूम क्लाउड्स देखे गए और लोगों ने कहा क्या यहाँ कोई छोटा परमाणु बम रखा था। रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस हमले में। अल जजीरा के मुताबिक इस ड्रोन हमले से रूस के टोरोपेट्स शहर में रूसी डिफेंस डिपार्टमेंट के मेन हथियार डिपो में ये धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है। इसमें इस डिपो में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद थीं। इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ तोचका यू टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और कई गाइडेड बम भी रखे हुए थे। हमले के बाद 6 किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। इस दौरान बताया जा रहा है कि जलजला, अर्थक्वेक के हल्के झटके भी महसूस किए गए। यानी कि इतना बड़ा सामान था, इतना बड़ा जखीरा था कि उसमें धमाके से जमीन भी थर्रा उठी, हिल उठी। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर बम जैसे मशरूम क्लाउड्स उठते हुए दिखाई दिए गए। कुछ टैक्टिकल हथियार तो नहीं रखे थे। बढ़ते आगे, उधर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 54 ड्रोन्स मार गिराए हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि उसने पिछली रात भर में यूक्रेन के 54 ड्रोन्स को मार गिराया है। कुछ लोगों ने शायद ये खबर पहले पढ़ ली हो, लेकिन बहुत से लोग अभी जान रहे होंगे क्योंकि हमारे और उनके टाइमिंग के बीच बड़ा फासला है। रूस में तो न जाने कितने टाइम जोन्स हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं। न्यूज़ एजेंसीज, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये बताते हैं कि इसमें मदद के लिए वो लगातार अमेरिका पर प्रेशर भी बना रहा है, मिन्नतें भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार या मिसाइलें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी ममालिक से डिस्कशन उनका जारी है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जानते हैं कि इस चीज़ की इजाज़त यूक्रेन को देना और यूक्रेन का रूस पर कोई एक्शन ले लेना सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर के दरवाजे को खोल देना है। चलिए अब हम भी कुछ और खबरें खोलते हैं सीधे स्क्रीन से। क्या हो रहा है? हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह पे पेजर अटैक हुआ, उसकी क्या अपडेट्स हैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी समझ लीजिए हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से बैरेज ऑफ रॉकेट्स दाग दिए हैं। ये खबरें अभी हेडलाइन बनना बाकी है। मेरे पुख्ता सोर्सेज के हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वॉरफेयर एनालिसिस जंग की खबरें छापने के लिए मशहूर है। इन्होंने 3 वीडियोस बाकायदा दिखाएं। एक वीडियो में तो बिल्डिंग्स दिख रही हैं इसराइल की, यानी बिल्डिंग्स वाले इलाके में जाकर सीधा सीधा ये ड्रोन गिरे हैं और बहुत रॉकेट मारे हैं हिजबुल्लाह ने। बताया गया इस बैरेज को रोकने में एक बार फिर से नाकाम हो गया है आयरन डोम और कई इलाकों में लग गई आग, जिससे चीज़ें हो गई हैं मोम। यही तो मैंने आपको हेडलाइन में बताया था। इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल्ड हुए हैं इन रॉकेट्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में। सर इसी से मुतालिक एक और खबर है, क्योंकि ये नॉर्थ में एस्केलेशन हो रहा है। जंग बिल्कुल यूँ समझिए कि छिड़ने के और कल के पेजर अटैक के बाद तो बिल्कुल ये लग रहा है कि अब हिजबुल्लाह बड़ा बदला लेगा इसराइल पर। उसके बाद जो काउंटर करेगा उसमें ग्राउंड अटैक भी शामिल हो सकता है। ये देखिए फायर ब्रिगेड लगी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर से वो धार जा रही है और आग बुझाई जा रही है और जो धुआं निकल रहा है उसके स्क्रीनशॉट से आप ये समझ सकते हैं सर कि कितनी गजब की आग लगी हुई है, किस बड़े लेवल पर ये हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। नॉर्थ से लोग भाग चुके हैं, बहुत सारे 50-60 हज़ार लोग भाग चुके हैं, रह नहीं रहे हैं सेटलर्स, और अब और लोगों पर आफत है। ये बताया गया अपर गलीली का इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आए, उन्होंने स्ट्राइक की और ये सब कुछ उस हरकत के या उस हमले के बदले में है जो हमला
इसराइल ने लेबनान के आउटस्कर्ट्स में जो बाहरी इलाके उनमें अंजाम दिया था, ख़ास तौर से शामा रीजन में, उसका बदला हिजबुल्लाह ने लिया। यानी ये पेजर अटैक का तो बदला बिल्कुल नहीं है, वो पेंडिंग है। वो कितना बड़ा होगा आई डोंट नो। हैब्री सोर्सेज के हवाले से कुछ वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है एक बड़ी मूवमेंट हो रही है नॉर्थ की तरफ इसराइल के हवाले से, और बड़े मिलिट्री व्हीकल्स तैनात हो रहे हैं लेबनान से लगती सरहद पर। ये वीडियो जो एक गाड़ी के अंदर से बनाया गया है वो सामने रोड पर जा रहे मिलिट्री व्हीकल्स के कॉन्वॉय को दिखाता है। ये रोड नंबर 440 है और ये ताइबे में है। ये जा रहा है गलीली की तरफ, लेबनीज बॉर्डर की तरफ। ये कॉन्वॉय इजरायली मिलिट्री का, जाहिर सी बात है एस्केलेशन हो रहे हैं। ये शख्स, ये लड़का जो क्यूट सा दिख रहा है, हैंडसम सा, ये इजराइल की फ़ौज में जवान था और ये कैप्टन था, कैप्टन डैनियल मैमन। ये कह रहा है कि द एनिमी इज़ डिफीटेड एंड डिटर्ड, मतलब हमने दुश्मन को, यानी इट मीन्स हमास को, बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस को गज़ा में हरा दिया है, तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये वो सिपाही है या वो कैप्टन है, फौजी अफसर है इजराइल का, जो कल रफ़ा में मारा गया। ये कह रहा था कि हमने दुश्मन को हरा दिया है और ये मारा गया है। यानी इजराइल की आर्मी के अंदर ही उनके लोगों से झूठ बोला या बुलवाया जा रहा है। ये रफ़ा में अल-कस्साम के हाथों मारा गया। इसको कहा गया होगा या इसको बताया गया होगा कि हम जीत रहे हैं, हम जीत चुके हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स विक्ट्री और टोटल विक्ट्री। लेकिन इसका नसीब, इसका मुकद्दर मौत बन गई। 4 लोगों की आज बॉडी मिली। मैंने आपको सुबह भी बताया था, उसमें पहली बार कोई लड़की ग्राउंड पर जंग में गज़ा के अंदर मारी गई, इजरायली की फ़ौज की। जो 4 लोग मारे गए थे उनमें से बंदा भी शामिल था, जिसका भी कुछ ही दिन पहले वीडियो आया था, जो ये कह रहा था हमने दुश्मन को हरा दिया और उसी दुश्मन ने इसे मार दिया। बढ़ते हैं आगे। बर्निंग ऑयल टैंकर इन रेड सी इज टोड टू सेफ्टी। ये खबर दी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। हाउथीज ने पिछले महीने एक ऑयल टैंकर जहाज़ पर पानी के मिसाइल्स मारी थी, आपको पता होगा। उसका नाम था सोनियन, और उसमें से कैसे आग निकली थी कि, और उसको तो बाकायदा खड़े करके फिर 3 मिसाइलें मार के वीडियो बनाया था। और ये भी खबर है कि उसके ऊपर गए हाउथीज और एक्सप्लोजिव लगाए और फिर उसे उड़ाया जहाज़ को बीच में से और फिर वीडियो बनाए। वो सुनियोन जहाज़ को टो करके ले जाया गया है समंदर से सेफ्टी की तरफ। यही लफ्ज़ यूज़ किया गया है, टो टू सेफ्टी। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ डाला कि मुझे लोकेशन मिल जाए कि किस लोकेशन पर लिया गया है। लोकेशन डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि इस जहाज़ में कोई भाड़ नहीं हुआ नीचे, लेकिन जो ऊपर करीबन 10 मिलियन बैरल कच्चा तेल रखा है, क्रूड ऑयल, उसमें आग लगी हुई है। और आग आज भी लगी हुई है, पिछले महीने से। ये भी लिखा हुआ है 21 अगस्त को मारा था इस जहाज़ को, आज तक आग लगी है, लेकिन इसे सेफ्टी की तरफ खींच के ले जाया गया है। 3 दिन ये मिशन चला। बदलते मौसम की थोड़ी अलामतें हैं, कभी खांसी, कभी ये सब वगैरह चलता रहता है, अपना ख्याल रखिए। डे 348, गज़ा में जंग के 348 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक जो शहादतों का सिलसिला है वो जारी है। 41,272 लोग अब तक गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी हुए इजरायली मिशन के बाद से शहीद हो चुके हैं और करीबन 95,551 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस बात की जो जानकारी है वो गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से अल-मायदीन लेबनानी वेबसाइट ने दी है। सर एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इट मीन्स विदेश मंत्री अमेरिका के, वो पहुँचे आज फिर इजिप्ट और उन्होंने अल-सीसी वहाँ के सदर से मुलाकात की, बात की। और ब्लिंकन ने कहा कि गज़ा ट्रूस बेस्ट वे टू इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी। जंग के कितने दिन हुए थे? 348 दिन। और कितने लोग शहीद हुए? 41,272। उसके बाद भी इनका ये डायलॉग है कि गज़ा में सीज़ फायर डील यही पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए अहम चीज़ है, यही सबसे अहम रास्ता है। तो भाई मेरे, ये बम बंदूक की मिसाइलें काहे को दे रहे हो? लारा लप्पा खेलने के लिए? वो बंद कर देते। इनके पास तो वैसे भी नहीं था, बंद हो जाती जंग। सेल्फ डिफेंस के नाम पर आप जो दे रहे हो, आज
इंटरनेट सस्ता होने के दौर में, जब सबके हाथों में डिवाइसेस, और ये दौर इराक वॉर, अफ़गानिस्तान से वॉर के आगे का है, हर कोई मोबाइल पर देख रहा है हर खबर को, तो वो ये भी देख रहा है कि अमेरिका है क्या, वो ये भी देख रहा है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जंग का सामान। ये चक्कर क्या है बॉस, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने ये कहा है, बाकी बातचीत हुई है अल-सीसी के साथ। हालांकि इन्हें पता है कि लेबनान में जो कल पेजर अटैक हुआ है उसके बाद थोड़ी मुश्किलात पेश आएंगी सीज़ फायर की बात को रिज्यूम करने के लिए, क्योंकि तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट बेहद नाराज़ हैं, बड़ी मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल के हमला करेंगे। अर्दगॉन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा है तुर्की विल डीपन टाइज विद ईस्ट वाइल स्टिल फेसिंग वेस्ट। हम जब वेस्ट का सामना कर रहे हैं तो हम उस दौर में अपनी उस कोशिश को जारी रखेंगे जिसमें हम अपनी दोस्ती को ईस्ट के साथ, पूरब के लोगों के साथ गाढ़ा करें। अब तुर्की के वेस्ट में यूरोप है, यूरोप में उनका दरवाज़ा भी खुलता है, और ईस्ट में रूस, चाइना, बाकी ममालिक हैं जिनसे अपने ताल्लुकात वसी करना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि हम मुकाबला कर रहे हैं वेस्ट का, हम झेल रहे हैं उनकी तलखी, लेकिन उसके बावजूद हम ईस्ट से अपने ताल्लुकात वसी करेंगे। हालांकि ये कभी नहीं कहेंगे कि हम वेस्ट से अपने ताल्लुकात तोड़ रहे हैं, हम नाटो से निकल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। ये वहाँ रहेंगे, ये अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। मतलब हर मौके में, हर मौसम में जो है वो मजबूत रहना चाहते हैं। इससे भी बना के रहेंगे, उससे भी बना के रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एर्दोगन ने अपनी इस बयान में ये कहा है कि हम जो हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, ब्रिक्स और आसियान, इस सब से भी अपनी क़ुर्बतें बढ़ाएंगे और बाकी जहाँ जहाँ हमारी क़ुर्बतें ऑलरेडी हैं वो रहेंगी। अब देखते हैं कि उनकी इस पॉलिसी पर वेस्ट क्या कहता है, क्योंकि अगर ये रूस और चीन से अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें बुरा लगेगा। क्या एर्दोगन खुद वहाँ से निकलकर आत्महत्या ना करके शहादत का दर्जा पाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोग मुझे लात मारें और हम कह सकें कि उन्होंने हमें निकाला था, हमने उन्हें नहीं छोड़ा। वैसे डिप्लोमेसी, रूस से जो लोग जंग भी लड़ रहे हैं वो रूस के तेल और गैस को ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं यूरोप हाँ, और गेहूं भी ले रहे हैं, और जो रूस के साथ हैं वो यूक्रेन का भी गेहूं ले रहे हैं, यूक्रेन से भी सामान ले रहे हैं। तो कुछ दो दांत होते हैं ना एक जानवर के, दिखाने के और खाने के और। सर बड़ी ताइवान और हंगरी, इन सब ने हैंड्स ऊपर कर दिए, अपने हैंड्स अप। इन दोनों ने कहा है कि हमारी फर्म्स ने हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए ही नहीं, हमें गाय फंसा रहे हो चंडू खाने में। हमने वो पेजर नहीं बनाए जिसमें ब्लास्ट हुए हैं, उस ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए, वो बाद में बात करते हैं। ये ताइवान और हंगरी की फर्म्स जो हैं, पहले तो आप ये देख लें, इसमें जो अरब न्यूज़ में जो फ़ोटो है ना, ये बंदा जो है, ये सर्जन जो है, ये इलियास जरादे हैं और ये लेबनान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये एक आई सर्जन भी हैं, MP भी हैं वहाँ के। हमारे यहाँ तो MP बनते लोग छोड़ देते हैं। इस साल 100 करोड़ होती किसी किसी की, अगले साल 500 करोड़ हो जाती दौलत, सबकी नहीं होती। लेकिन ये MP इन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा और लगे ऑपरेशन करने। तो ये बताया गया है कि जो गोल्ड अपोलो है उसने डिनाइड कर दिया चाइनीज़ ताइवानीज़ फर्म ने कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ये बनाया ही नहीं है। KFT से पूछो, BAC कंसल्टिंग जो है KFT, उन्होंने उनसे इनकार कर दिया कि हमने भी नहीं बनाया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पेजर पे इनका ठप्पा है और दोनों कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर, कि हमने नहीं बनाया। तो फिर बनाया किसने? ये पहुँचे कहाँ से? सारे लोग मना कर रहे हैं कि हमने पेजर नहीं बनाया। हमारे यहाँ शहर में कहते थे, ऐसी लड़कों की ज़ुबान थी आपसी मोहल्ले की, अच्छिया बच्चिया, इसकी चीज़ छीन के आपस में दोनों एक दूसरे की तरफ फेंकते रहते थे और वो कंफ्यूज हो खड़ा रहता। तो ये हिजबुल्लाह को और बाकी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लीग ऑफ अरब स्टेट ने कंडेम किया है, निंदा की है इसराइल का जो अटैक है लेबनान पर। ये माना जा रहा है इसराइल का अटैक है, बाकी दुनिया के अखबार भी कह रहे हैं। और लीग ऑफ अरब स्टेट के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद अबुल घेत, इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। UN ने डिमांड की है, UN में डिमांड की गई है बल्कि,
कि आज वोटिंग कराई जाए उस मसले पर जो पैलेस्टीनियन प्रपोज़ल है, रेजोल्यूशन है कि फ़लस्तीन की वो ज़मीनें वेस्ट बैंक में जिन पर इजराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा जमाया हुआ है उसे 1 साल के अंदर खाली करने का ऑर्डर दिया जाए, सेटलर्स को, इजरायली फ़ौज को वहाँ से हटाया जाए। इस रेजोल्यूशन पर आज यूएन में वोटिंग होनी है। क्या फैसला आएगा मैं सुबह तक आपको बता पाऊंगा। हमारे उनके बीच आधे दिन का लगभग फासला है जहाँ मीटिंग होनी है। तो लिहाजा 12 महीने में क्या इजरायली फ़ौज और सेटलर्स फ़लस्तीन की ज़मीनों को खाली कर देंगे, इसको जानने के लिए मेरा पिछला एपिसोड देखिए जो इसी मसले पर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आज़ाद बोल इंडिया का ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।